डियर स्टूडेंट, माँ एकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत करता हूँ। और हम सभी आज फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं गणित शिक्षण के। जैसा कि अभी इसके पहले करीब 5 पार्ट आपने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो प्लेलिस्ट में जाके उस पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, उस पर करके आप प्रीवियस जितने क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और जिससे मैं आगे नेक्स्ट वीडियो डाल सकूं अच्छे से बनाऊंगा। तो बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, खुला अंत वाला और बंद अंत पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ सीटेट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट आंसर पर क्लिक करने की बात तो ये होती है, लोग 4 ऑप्शन करते हैं और 4 ऑप्शन में से कोई ये बताता, कोई वो बताता, एग्जाम कुछ और बता रहा है। तो जो सीटेट का आंसर होता है एकदम राइट आंसर होता है, उस पर संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं कि लोग संदेह करते ये नहीं हो सकता है। जो सीटेट हमारा आयोग देता है वही मान्य होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देते हैं। जो हमारा एनसीएफ है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये इसकी आधारशिला है, जिसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जिन्होंने इसका नाम नहीं सुना होगा आंसर कैसे देंगे, है ना। तो ये नहीं है, तुक्का नहीं लगाते यहाँ पे, तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे तुक्का नहीं लगता है। चारों ऑप्शन को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, फिर देखते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट। तो आते हैं खुला अंत वाला और बंद अंत वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं। मैं कहता हूँ कि एक बच्चा बोलता है सभी बच्चों से, बताइए ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल 12 हो। तो एक बच्चा बोलता है कि 6 गुणे 2, दूसरा बच्चा बोलता है 4 गुणे 3, है ना, और एक बच्चा बोलता है 6 गुणे 2। तो हर बच्चे का आंसर देख रहे हैं, जो बताने का तरीका है सबका देखिए आंसर है। लेकिन जब इसका सोल्यूशन किया जाए, इसका भी 12 आंसर, इसका भी 12, इसका भी आंसर, मतलब सबके आंसर 12 आ रहे हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य सबका हो गया, कोई कह 6 दोनों, तो सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये हो गया खुला अंत। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चंस की बात करूं मैं, यदि मैं बोलता हूँ किसी से कि ऐसी बताए कि 5 + 3 बराबर क्या होगा, तो हर बच्चा, जितने भी क्लास में बच्चे, सबका आंसर 8 होगा। तो एकदम निश्चित है 5 + 3 सबका आंसर 8 होगा। लेकिन जब ऐसा बोलता हूँ कि भाई 5 से बड़ी 2 संख्या बताइए, तो 5 से बड़ी 2 संख्या कोई 7 और 8 बताएगा, कोई 8 और 9 बताएगा, कोई 9 और 10 बताएगा, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा आंसर, ठीक है। लेकिन आंसर सबके सही हैं। तो समझ गए होंगे खुला अंत वाला और बंद अंत वाले प्रश्न क्या। बंद अंत का मतलब निश्चित है सबके आंसर राइट होंगे और एकदम क्लियर होंगे। खुलांत में ये जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट आंसर होंगे सबके, और सही वो भी होंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चंस का आंसर पढ़ते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन दिया है 15 से 3। भाई 15 को 3 से गुणा करेंगे, ये भाई कोई मतलब नहीं, सबका आंसर क्या होगा, 15×3 = 45 सबका होगा। ये खुला अंत वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी करते हैं, कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तो भाई 15×3 = 45, 9×5 = 45, तो सबका देख रहे हैं, एक बच्चा 9×5 = 45 बोल रहा है, 15×3 = 45 बोल रहा है, 45×1 = 45 बोल रहा है। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है खुला अंत वाला क्वेश्चन है। लेकिन हम ऑप्शन नीचे भी पढ़ लेंगे, सी वाला, एक संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान लिखिए, तब भी ये निश्चित है लिखा हुआ सबका, है ना। हर बच्चा वही करेगा, 3 बार 15 का मान लिखेगा, सबका एक ही जैसा होगा। और 15×3 करेगा, 15×3 = 45, अब हर बच्चा एक ही जैसा करेगा। तो ये जो है इसमें क्या होगा, हर बच्चा डिफरेंट डिफरेंट करेगा। देख रहे हैं, 15×3 = 45, कोई 9×5 = 45, कोई 15, और 45 से 1 के 45, 45×1 करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, कई सारी परीक्षाओं में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता, आंसर क्या होगा। ये नहीं लोग कह रहे हैं कोई दूसरा कराएगा, है ना, कुछ लोग ऑप्शन डी पे लगवा रहे हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर नहीं, कंफ्यूजन का दायरा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। कक्षा सेकंड के कुछ विद्यार्थी को हासिल वाली, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आया हुआ है परीक्षा में, वो भी सीटेट के एग्जाम में आया हुआ। हासिल वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कक्षा सेकंड के, अब हम हासिल वाले संख्याओं की बात करें, जैसे एक बच्चा 5, और यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 कर लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे जोड़ा, तो बच्चा यहाँ पे 12 लिख देता है, यहाँ पे 5 3 8 लिख देता है।
बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है, ये कैरी नहीं करना पा रहा है ना, हासिल वाला क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं, पुनर्समूहीकरण। जब बच्चा कैरी नहीं कर पाता, कैरी मतलब इसको एक इसमें 8 एक 9 कर देना चाहिए, तो बच्चा नहीं जोड़ पा रहा है, तो यही समस्या के इसका मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो भी हासिल वाले प्रश्न। तो इसको बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन को जो नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पे 4 + 7 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, तो बच्चा क्या करता है, 7 × 5 = 12 लिख देता है, और यहाँ पे 7 × 4 = 11 लिख देता है। तो ये इसका कार्य क्या है, ये जो गलतियां कर रहा है, इसको पुनर्समूहीकरण का ज्ञान नहीं है, मतलब इसको रीग्रुपिंग करना नहीं बताया गया, तो इसको मतलब पुनर्समूहीकरण का काम नहीं, मतलब नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन हम पढ़ते हैं, पहला, गणित में रुचि का अभाव। रुचि तो है ही है, गलतियां कर रहा है, तो रुचि का कोई काम नहीं है। अंकित मान और स्थानीय मान का भी कोई काम नहीं, कि अंकित मान भाई अंक होते हैं, उसका कोई काम नहीं है। स्थानीय मान भाई इकाई को इकाई और दहाई को दहाई से कर ही ले रहा है, बट वो कैरी नहीं कर पा रहा, तो ऑप्शन बी भी गलत है। शून्य की महत्व, अरे यहाँ पे शून्य का कोई काम कहाँ है। अब आपको सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है कि पुनर्समीकरण की प्रक्रिया की समझ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। जब कभी भी बच्चा जोड़ नहीं पाता, सीधा जोड़ करके पूरे 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर, 2 अंकों 3 अंकों की संख्या को पूरा पूरा लिख देता है, आगे कैरी करके जोड़ नहीं पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रीग्रुपिंग, है ना, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होता, राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। तो लोगों को एकदम क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे बातें। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले प्राथमिक स्तर पे अच्छी का पाठ्यपुस्तक के लिए कई सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए, प्रीवियस जितने पार्ट हमने किए। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो आपको सही लग रहा होगा, देखते बार हम पहला ही ऑप्शन लगाएंगे आप, बट यहाँ पे ऑप्शन सेकंड पढ़ते हैं फिर, कि उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे यथा तथ्य अभ्यास किया जा सके। मतलब अब कुछ लोग को भी ए लगेगा, कुछ लोग को बी लगेगा, कि उसमें केवल अभ्यास, मतलब ए और बी में कंफ्यूजन लग रही है, जिससे यथा तथ्य अभ्यास किया जा सके, है ना। उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए, बहुत सारे अभ्यास होने से, जिससे वो यथा तथ्य अभ्यास किया जा सके। तो इससे इसका बहुत अच्छी किताब नहीं मानी जाएगी, बहुत ज़्यादा अभ्यास कराने से। तो बी से अच्छा ये ऑप्शन, लेकिन हम अभी सी और डी को जब तक नहीं पढ़ लेते तब तक आंसर नहीं देंगे। वह आकर्षक और रंगीन होने से सर किताब अच्छी नहीं होती, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत कलरफुल बना हुआ ही चॉकलेट नहीं है कि हाँ बहुत सुंदर कर दिया जाए या अट्रैक्टिव कर दिया जाए, अट्रैक्टिव नहीं। मोटी और भारी होने से भी किताब अच्छी नहीं होगी। तो ना ए डी और सी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ऑप्शन कौन सा बचा, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन हुआ ए, वेरी, है ना, यही हमारा इंपॉर्टेंट, यही आंसर है। इस तरीके से आंसर देते हैं सीटेड में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करता हूँ। आपको कोई भी डाउट होता प्लीज कमेंट करिएगा और हम तक पहुंचाइए बातों की, हाँ यहाँ गलतियां हो रही। कभी हमारे क्वेश्चंस में गलती नहीं मिलेगी, गलती की संभावना कभी हुई तुरंत कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। सीटेट के आए हुए जो पेपर हैं वहाँ से मैं सीधा सीधा और आंसर विद आंसर शीट दिखाऊंगा, है ना, कभी गलतियां नहीं होगी यहाँ पे। तो वैन हिले की बात मैं बात कर चुका हूँ इसके पहले क्वेश्चंस में, फिर से वैन हिले के बारे में बताऊँ। वैन हिले के ज्योमेट्री जो स्तर है, सबसे पहले स्तर नंबर 0 होता है, फिर स्तर नंबर 0 के बाद स्तर नंबर, पहले मानसिक चित्रण होता है जिसे चस्सी ब्रोड करण बोलते हैं, मतलब जो दिमाग में इमेज छपेगी, मतलब पहचानना सीखता बच्चा। फिर उसका एनालिसिस करना, एनालिसिस के बाद फिर करेगा अनौपचारिक निगमन, अनौपचारिक के बाद औपचारिक निगमन, फिर आती है उसका डिटर्मिनेशन, दृढ़ता आती है। तो ये कुल मिला के आपके पास 5 स्टेप होते हैं, मतलब स्टेप 0 से शुरू होता, पार्ट बोले 5 पार्ट होता है, 0 1 2 3 4, मतलब 0 से नहीं काउंट किया जाए तो पूरा 5 प्रकार होते हैं। पहले पहचानना सीखेगा, फिर विश्लेषण करे, अनौपचारिक निगमन, फिर औपचारिक निगमन, फिर
दृढ़ता आएगी उसके अंदर। तो बात क्वेश्चंस की क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है सर कि दिखावट क्या ना, जब बच्चा पहचानना सीखे, देख करके बता सकता है ये छोटा गोला ये बड़ा, मतलब छोटा अंडा बड़े अंडे को दिखावट के आधार पे पहचानता है, इसका मतलब वो मानसिक चित्रण की तौर पर पहचान पा रहा, कि मानसिक चित्रण देख कर बता रहा, उसको एनालिसिस का ज्ञान नहीं है, मतलब विश्लेषण नहीं कर पा रहा। तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं जब दिखावट के आधार पर कोई पहचानता है तो उसका सीधा सीधा स्तर जीरो पे है बच्चा, हो किस स्तर पे है, जीरो स्तर पे, तो उसका मानसिक चित्रण है हो रहा है सिर्फ, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट की नज़र से सबसे महत्वपूर्ण, सारे जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो संभावित क्वेश्चन है, आने वाली संभावना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए बात करते हैं 43 नंबर। गणित की कक्षा में संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है, याद रखिएगा किस क्षमता का विकास करना है। मतलब पहला, बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, मतलब दंड, मतलब बार ग्राफ को देखकर आंकड़ा, कहाँ बच्चा भाई प्राथमिक स्तर की बात करें तो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्षमता नहीं होती है। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ूंगा कि कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। कक्षा में पूछे गए प्रश्न, मतलब कक्षा में प्रश्न पूछे और तुरंत उत्तर दे, तो ये कक्षा का उल्लेख कह रहा कि गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख की क्षमता का विकास करना। तो ऑप्शन पहले चारों पढ़ते हैं ध्यान से। गणित की समस्याओं पर दूसरे के विचारों का, मतलब गणित की जो समस्याएं प्रॉब्लम्स होती दूसरे के विचारों का खंडन कर दो, कोई बच्चा बता रहा उसको आप काटिए, उसके बारे में भी तर्क दीजिए। ऑप्शन नंबर चौथी बात करते हैं कि गणितीय विचार को सुव्यवस्थित संचित स्पष्ट करना। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे सबसे बेस्ट लगा होगा जो कि बारग्राफ की बात हो नहीं रही थी, यहाँ पे बात सीधा हो रही है कि गणित की कक्षा की बात कर रहे हैं, गणित में कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख। संप्रेषण मतलब जब कोई चीज कराई जाती बच्चा किस तरह मानसिक चित्रण के द्वारा अपने विचारों को, अपने उसके मानसिक शक्तियों को पहचाना जाता है, बच्चा कितना तीव्र है, उसकी शक्तियां कितना अच्छी काम कर रही है, उसकी मानसिक चिंतन कितना अच्छा है, कि उसके आंसर कैसे दे रहा है, कैसा सोचता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही, कि यहाँ पे समस्याओं की बात, दूसरों की बात नहीं हो रही, यहाँ खुद बच्चों की बात हो रही, कि उस बच्चों के गणितीय विचार को सुव्यवस्थित संचित और स्पष्ट करने की बात हो रही, किस प्रकार है उसके बारे में बात हो रही। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे बेहतर ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। यदि शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों, दशमलव संख्याओं पर विचार आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, याद रखिएगा। तो उस किस अवस्था में है, तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में। अदर परीक्षाओं जितने भी ऑल इंडिया होते हैं जहाँ जहाँ स्टेट लेवल में, कि पूर्णांकों को भिन्नों के ये सारी जितनी भी आधारभूत संक्रियाएं कर लेता है संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो याद रखिएगा किस अवस्था में, विभाजन की बात हो नहीं, उपादान की बात हो नहीं, संक्रियात्मक अवस्था में, याद रखिएगा किस अवस्था में, संक्रियात्मक, संक्रियाओं को करने में सक्षम है बच्चा, इसलिए वह संक्रियात्मक अवस्था में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शायद आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिए, कमेंट करके बताते रहिए किस तरीके से आगे मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ बहुत अच्छे, और जिससे आपको हेल्प मिल सके। माय अकेडमी यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही हम लोग सीधा पेन और मार्कर लेकर बोर्ड पर आ जाएंगे, और सीधा लाइव क्लास की तुरंत हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास आपको मिलेगी, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ माय अकेडमी में शुरू हो गई लाइव, और निःशुल्क क्लासेस मिलेंगी, कोई पेड वीडियो नहीं चलेगी। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रीय पाठचर्या, जो बात बोली गई यहाँ पे, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीएफ बोला जाता है, इसी पर आधारित क्वेश्चन हमेशा आता है। बोला गया प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो उच्चतर गणित के लिए तैयारी, मतलब हमेशा याद रखिएगा कि उच्चतर गणित, उच्चतर की बात हो ही नहीं सकता, हाई लेवल की तैयारी नहीं करवाई जाती प्राथमिक स्तर पर, याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन। तो ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो गया। कह रहा गणित के अमूर्त विचार जानना, तो सही लग रहा है यहाँ पे, लेकिन हम ऑप्शन नेक्स्ट पढ़ते हैं। कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता हो, तो यहाँ पे देखिए बी भी सही लग रहा है और डी भी सही हो रहा है। और ऑप्शन हम डी पढ़ते हैं यहाँ पे, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता हुई, तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय की बात नहीं हो रही, डी, ना ए और ना डी। ऑप्शन हमारे पास दो बचे हैं, कौन कौन से दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, ऑप्शन बी और सी।
अब बी और सी में से कौन सा होगा? अमूर्त विचार जानने की बात करें कि विद्यार्थियों को प्राथमिकता से उसकी ज़िंदगी से जोड़ने की बात करें? जब उसको लाइफ से जोड़ेंगे बच्चों को जल्दी तैयार होगी बातें। तो जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाए उसको आप उसके लाइफ से जोड़िए, दैनिक जीवन से जोड़िए, यही सबसे बेस्ट चीज़ें होंगी। लेकिन अमूर्त से बेस्ट ऑप्शन उसके लाइफ से जोड़ने की, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएं वो उसके लाइफ से जोड़ना जाना चाहिए, उसके सामाजिक लाइफ से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे बच्चा बहुत जल्दी कैचअप करेगा और बहुत अच्छे तैयार हो जाएगा उसे। तो ऑप्शन हमारा जो होगा यहाँ पे वो ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन, दैनिक जीवन से जोड़ने की बात कर रहा है। फिर बाद में अमूर्त विचार जानेंगे हम उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, फिर से रिपीट हो रहा है। तो आपको याद होगा कि ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इसमें जो दिया हुआ अंक लिखना है, लेकिन बहुत सारे जितने भी पब्लिकेशन वाले हैं वहाँ पे इन लोगों ने संरक्षण लगाया। इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। जिस बच्चे को समझ होगी पंक्तिबद्धता भी कर लेगा सर, गणना भी कर लेगा और संरक्षण भी कर लेगा। संरक्षण वही करता है जिसको संख्या की समझ होगी। जैसे एक माँ अपने बच्चों की संरक्षण करती, क्योंकि बच्चे के बारे में माँ को समझ होती है। तो जिसको समझ होगी वो संरक्षण करेगा, देखभाल करेगा। लेकिन अंक लिखना इसलिए रॉन्ग है, सीटर ने इसलिए ऑप्शन यहाँ पे अंक लिखना दिया हुआ था, क्योंकि अंक लिखना, जो अंक लिखना होता है, एक पिक्चर, एक बच्चा होता है ना जिस 3 लिखाते हैं तो हम तो 3 ऐसे का लिखाते हैं तो का ऐसे लिखता है। 4 बोलते हैं तो बच्चा 4 ऐसे पकड़ के पेन से लिखवाते हैं। बच्चे को अंक लिखना एक पिक्चर माना है, जिस तस्वीर दिमाग में छपती है, बट वो संख्या की समझ को प्रदर्शित नहीं करता। इसलिए जो हमारे सीटर के द्वारा ऑप्शन दिया गया था वो अंक लिखना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे सर ने गलत बताया, बट आपको विश्वास नहीं तो आप जाके सीटेट की साइट से देख सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में हम इसके पहले कर चुका हूँ चर्चा, राइट। तो अंक लिखना सही होगा, बट किताबों में आपको संरक्षण दिया हुआ है, तो इस पर बहसबाजी करने की आवश्यकता नहीं। हमेशा लोग बहसबाजी करते हैं, अंक लिखना दिया हुआ। कोई अथेंटिक किताब उठाइएगा तो वहाँ पे या प्रीवियस पेपर उठाइएगा, अंक लिखना मिलेगा आपको। अंक लिखना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की बात करता हूँ। 47 में कह रहा कि अध्यापक ने कक्षा 4th के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना? जब आप टाइल देंगे तो टाइल्स है ना, 36 टाइलों ने समेत आयत बनाना, तो आयत का क्षेत्रफल भी निकलता, याद रखिएगा। गुणनफल भी करना पड़ेगा, है ना। गुणनफल और गुणनखंड ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें, भाई लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन आयतन नहीं निकाल सकते वहाँ पे। तो ऑप्शन कह रहा संबोधित कौन सी चीज़ें संबोधित नहीं, मतलब कौन सी संकल्पना संबोधित नहीं करती। याद रखिएगा आयत में कभी भी आयतन नहीं निकले। आयत क्यों, आयताकार होते तो आयत का कभी आयतन नहीं। ये 2D का फॉर्म है, 2D में द्विविमीय आकृति में कभी आयतन नहीं निकाल सकते, राइट। तो सीधा सीधा ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए 48 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का, मतलब जितने भी ये सारे खेल से संबंधित प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाते हैं, प्राथमिक 10 ग्राम हो गया, बिंदु खेल हो गया, ये पढ़ाने के सारे तरीके हैं, जिसके जैसे देखा होगा आपने अबैकस का प्रयोग, ये सारे इसी सहायता से बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे बिंदु बने होते हैं उससे गिनतियाँ सिखाई जाती, बहुत सारी चीज़ें हैं। आयत बनाए जाते हैं, 2 बिंदु रख गई, है ना। तो बहुत सारे तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जिसको समझ नहीं आएगा तो जैसे 10 ग्राम यहाँ तो नहीं दिखा सकते बिंदु खेल, तो आप नेट पे डाल करके एक बार देख लीजिए किस तरीके से पिक्चर होते हैं। यहाँ पे बना तो सकता नहीं हूँ। बाकी यहाँ पे ऑप्शन की चर्चा करता हूँ कि मूलभूत संक्रियाओं को समझने में स्थानिक समझ की योग्यता। तो ऑप्शन आपको जो दिख रहा होगा कि दोनों, अब यहीं पे कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन हम ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करें परिकलन कौशल के संवर्धन में। अब आपको चारों ऑप्शन में बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कैसे हम ऑप्शन को काटेंगे। ध्यान से देखिएगा कि पहले डी से बात करें, पहले सी को हटा देता हूँ। बोध विकसित संख्याओं की तुलना की बात हो नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया उस चीज़ को मैं ध्यान में देता हूँ कि प्राथमिक स्तर पे कह रहा कि 10 ग्राम ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इत्यादि, ये विद्यार्थियों की सहायता किस चीज़ में करती हैं। मूलभूत संक्रियाओं को समझने में ये भी ठीक है। स्थानिक समझ की योग्यता, ये तो बहुत ही अच्छा, ये भी है। तुलना कराने में भी थोड़ा बहुत, परिकलन कौशल के संवर्धन। तो बट यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि ये
और ये सीधा मतलब इन दोनों ऑप्शन से लेस है कि संख्याओं की तुलना को विकसित करें, बहुत ही थोड़ा बहुत, उतना नहीं। लेकिन प्राथमिक स्तर पर सब मेन जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें अबैकस का ये सारी वो समझ को विकसित करती हैं, मतलब जो समझ होती है उसकी समझ में और मतलब मजबूती लाती हैं। तो इसका काम ये होता है जो चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं उसमें और हम लोग दृढ़ता हो जाती है, हाँ बहुत अच्छे समझ में आ जाता। तो ये थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे, इसका काम बहुत कम है, इसमें हेल्प करने का उतना काम नहीं है यहाँ पे। तो सॉरी, एक मिनट, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं। तो बट यहाँ पे बात करते और परिकलन कौशल के संवर्धन, यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा उतना नहीं है। बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे ए और बी में से कौन सा बेस्ट। देखो सी और डी तो सीधा हटाया मैंने, बट अब मूलभूत संक्रियाओं को समझेगा, स्थानिक समझ में वृद्धि। तो याद रखिएगा मूलभूत संक्रियाएं तो होंगी, लेकिन जो चीज़ें ये हम लोग जो डॉट पेपर बिंदु ये सारी चीज़ों का जो यूज करते हैं हम लोग, उसकी उसमें स्थानिक समझ की वृद्धि होती है। याद रहे स्थानिक समझ का मतलब उसके जो दिमाग मतलब जो प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं जो चीज़ें, जैसे पेन की सहायता से काउंटिंग करते हैं, गोलियों की सहायता करते हैं, तो स्थानिक समझ उसकी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा उसकी समझ मजबूत हो जाती है, दृढ़ता आ जाएगी उसके अंदर। तो बी ऑप्शन मतलब ए से भी बेस्ट ऑप्शन बी होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पे आपको बताऊं, कुछ लोग डी लगा देंगे, कुछ लोग ए लगाए हैं, कुछ लोग सी पे लगा दिए। तो सबका ये चारों में से बड़ा कन्फ्यूज़न का दायरा होता है। किसी को कन्फ्यूज़न लगे हमसे बात करते सकते हैं, हमारे नंबर पे दिया हुआ मैसेज कर सकते हैं आप, उस पर सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, 73 146 हमारे नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं क्यों कैसा। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स इसका बता सकता हूँ यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ यहाँ पे, राइट। बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर पे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा और यही ऑप्शन आपको सीटेड में मान्य हुआ था, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन जो हमारा 49 है उसकी बात करता हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर गणित शिक्षण के पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। तो सब ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सारे प्राथमिक स्तर की चर्चा करो। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। तो पहला जो ऑप्शन कह रहा है भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना, सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन प्राथमिक स्तर स्टार्टिंग बात में पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं, मतलब शुरुआती में हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना, तो ये भिन्नों को पूर्ण अंश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, आंसर बताया जाता है, भिन्नों को व्यवस्थित किया जाता है, छोटा बड़ा बताया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, तुलना करवाया जाता है, ये सारी चीज़ें होती प्राथमिक स्तर पर। लेकिन हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों को नहीं पढ़ाते, याद रखिएगा। यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन मिल गया हमारे पास, लेकिन चारों ऑप्शन जब तक पढ़ेंगे ना राइट नहीं बोलेंगे कभी। तो वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब जो हम लोग यहाँ पे उसमें दिया रहता है, तो वर्गीकृत आंकड़ा हम बड़े स्तर पर पढ़ाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर अवर्गीकृत आंकड़े पढ़ाए जाते हैं, वर्गीकृत आंकड़े नहीं पढ़ाए जाते, याद रखिएगा हमेशा इस बात को, बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। ऑप्शन हम नेक्स्ट बात करेंगे कि दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली गणितीय सोच के भी संयोजन का विकास करना, ये भी कराया जाता है प्राथमिक स्तर पर, ये भी सही है, बट ये नहीं कराया जाएगा। फिर डी ऑप्शन मानक परिकलन प्रणाली संख्या संबंधी संक्रियाओं का भाषा, ये चिन्ह का विकास भी किया जाता है, बताया जाता है छोटा बड़ा बराबर ये सारी है ना, प्लस माइनस संक्रियाओं का ज्ञान कराया जाता है। तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन मिल गया यहाँ पे कि कौन सा मेल नहीं खाएगा। यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर वर्गीकृत आंकड़ों का काम नहीं कराया जाता, अवर्गीकृत आंकड़े निरूपण करवाया जाता, एनालिसिस कराई जाती, लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में बात नहीं की जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 50 पे बात करेंगे कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्यों पढ़ाया जाता है गणित को, क्यों, क्योंकि मानसिक शक्ति को विकसित कराने के लिए पढ़ाया जाता है, इतनी चीज़ें पता है। बट यहाँ पे हम चारों ऑप्शन के हिसाब से पढ़ते हैं, क्यों। पहला ऑप्शन है ज्योमिति के प्रेमियों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, राइट लग रहा होगा। और ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, राइट, ये भी सही है। उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, ये भी है। बच्चों को गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। अब आपको बड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज़न का दायरा क्या पढ़ाएं,
बट यहाँ मुख्य उद्देश्य जो होता है हम समाज से लेते हैं, समाज में उसका लाइफ में क्या लाइफ में क्या प्रभाव पड़े। मेन होता है हर व्यक्ति यहाँ पे परमीय उत्पत्ति का कोई काम नहीं होता कि हर हमेशा परमीय जीवन भर नहीं करते। और गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए बातें। अब यहाँ पे बात करें गणित समझने में सहायता। अब जो गणित पढ़ेगा वही तो गणित पढ़ने के बाद समझ तो लेगा, लेकिन यहाँ पर लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, इससे बेस्ट ऑप्शन जो देखते हैं कि जो मेन पार्ट होता है। अब यहाँ पे बी और सी में से देखते हैं कि उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, जो उपयोगी क्षमता उसको विकसित करना, या बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। अब यहाँ पे आपको बड़ा दिक्कत हो गई, याद रखिए फिर से ऑप्शन पढ़ते हैं, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गणित की शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको ध्यान से पढ़िए क्या हो सकता है। मेन जो हमारे पास ऑप्शन दो बचे हुए सी और डी, इन दोनों में से बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि कौन सा हो सकता है। उपयोगी क्षमता यहाँ पे बोला कि जो चीज़ें उपयोगी उतनी क्षमता का विकास करनी है, गणितीय प्रतिभा। अब यहाँ पे दोनों में से जो हमारे पास ऑप्शन है वो डी ऑप्शन राइट होगा। क्यों? क्योंकि उसके बच्चों के अंदर जो उसके मानसिक शक्तियों को विकसित करने का जो होता उसको आप निकालिए। वहाँ पे एक बच्चे के पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल माइंड होता लेकिन वो विकसित नहीं हो पाता, माइंड की मतलब सब कुछ है लेकिन विकसित नहीं हो पा रहा है, तो उसे गणितीय प्रतिभा का विकास करना होता है, ना कि उपयोगी क्षमता को विकसित करना। जो उसके पास टेक्निकल माइंड है, लॉजिकल माइंड, उस माइंड को विकसित और आगे बढ़ाना है जिससे वो आगे वैज्ञानिक इंजीनियर बन सके। बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा होगा वो ऑप्शन डी होगा, राइट। क्लियर? तो इस तरीके से ऑप्शन को करते हैं, बट इसी में क्या होता है लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कुछ लोग सी लगवा देंगे, कुछ आगे है ना, तो सी और डी में से कन्फ्यूज़न। बहुत ही अच्छा। तो कई सारे टीचर यहाँ पे सी लगा देंगे, बट यहाँ पे सी बेस्ट नहीं है, सी से बेस्ट ऑप्शन डी है। आप देख चुके होंगे, किए होंगे, आप समझ रहे होंगे किस तरीके से ऑप्शन यहाँ करवा रहे हैं। आपको गलत नहीं मिलेंगे क्योंकि जो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ वो ऑथेंटिक आंसर है, याद रखिएगा, गलतियाँ नहीं है आप इस पे, है ना। और ये एग्ज़ाम से आप मिला सकते हैं, कभी हमारे बताए हुए आंसर गलत नहीं होंगे यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो एक शिक्षक गणित के संप्रत्यय फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ को सिखाते हुए खोजपरक उपागम मतलब उपागम का मतलब साधन का उपयोग करता है। जैसे कोई चीज़ खोजपरक करते हैं, प्रकार का, पेंसिल का, ये सारे उपागम है वो हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं। विद्यार्थियों के व्यवहारिक क्षमताओं का विकास उपयोग करता है और उनको चर्चा में शामिल करता है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करता है? तो शिक्षण के उत्तरोत्तर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, क्या विद्यार्थियों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, या एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किक विकास के लिए, या गणित शिक्षण के संकड़ित उद्देश्य। तो याद रखिएगा यहाँ पे दो तीन चीज़ें कि इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं कि उच्चतर। अब आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ें यहाँ पे समझ नहीं आ रही होंगी कि संप्रत्युक सिखाए उपागम का प्रयोग करते हैं, व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करता है, अपनी व्यवहारिक क्षमता। तो चर्चा में शामिल इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करता है? कि उच्चतर, यहाँ पे तो आपको उच्चतर लग रहा होगा कुछ लोगों को, कुछ लोग व्यवहारिक क्षमताओं को विकास करने के लिए लग रहा होगा, देखते रहिए ऑप्शन को। और कुछ लोग निश्चित वाला लग रहा होगा कुछ लोग को यहाँ पे, तो बड़ा कन्फ्यूज़न का दायरा हो गया। बट यहाँ पे नहीं, तो हम ऑप्शन पहले काटते हैं कि हम निम्न उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। सबसे पहले डी ऑप्शन कि संकीर्ण उद्देश्य नहीं होता। संकीर्ण उद्देश्य प्राथमिक स्तर पे होता है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ जो व्यवहारिक निम्न उद्देश्य नहीं होता है। और दूसरा ऑप्शन है इसीलिए बताया जाता है कि बच्चों में, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये भी काटते हैं कि बहुत ज़्यादा हायर स्तर सोचते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे बी कि यहाँ पे व्यवहारिक क्षमताओं का विकास, व्यवहारिक क्षमता का विकास होगा, ठीक है। लेकिन व्यवहारिक क्षमताओं का विकास और उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति क्यों की जाती है? इसलिए की जाती कि उसकी सोच जो है ना, एक निश्चित सोच हो जाए कि जो चीज़ें कराना चाहते हैं 3+5 या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे 3+5=8, ये एक निश्चित सोच, मतलब एक जो भी चीज़ें हैं 5 × 3 15 होता है। ये मतलब जो चीज़ें गणित में पढ़ाई जाती है वो सर्टेन होती हैं, एक सोच और एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किक क्षमता का विकास करने के लिए कराया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हमारे अकॉर्डिंग और ये दिया हुआ था इसीलिए कराया जाता है क्योंकि बच्चों की एक तार्किक सोच विकसित करने के लिए किया जाता है कि व्यवहारिक क्षमताओं का विकास इसलिए कराया जाता है व्यवहारिक रूप से क्योंकि उसकी क्षमता जो एक बहुत तार्किक सोच की ओर चले। तो ऑप्शन हमारा जो होगा यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 52 की बात करें। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या कर नहीं पा रही। अब बताइए व्याख्या मतलब तार्किक क्षमताएं तो विकसित है, गणित कर पाती है, लेकिन उसकी व्याख्या मतलब उसकी भाषा शैली नहीं है अच्छी, मतलब भाषा निम्न स्तर की और उसकी प्रवीणता जो है उच्च स्तर की। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करता हूँ कौन सा है। उसका आत्मविश्वास स्तर कम, आत्मविश्वास और कम गणितीय ऐसा नहीं है। परिमाप के संप्रत्यय की समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, अच्छी मौखिक योग्यता ही नहीं, तो ऑप्शन बी हो नहीं सकता, ए भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी और डी की बात करते हैं कि निम्न स्तर भाषा प्रवीणता है और निम्न स्तर प्रवीणता, तो ये ऑप्शन गलत इसलिए है कि यहाँ पे भाषा प्रवीणता निम्न स्तर है, लेकिन निम्न स्तर गणितीय प्रवीणता नहीं, क्योंकि गणितीय प्रवीणता अच्छी है क्योंकि उसने गणित के प्रश्न करने में सक्षम है। ऑप्शन डी की बात करें, निम्न स्तर भाषा प्रवीणता और उच्च स्तर गणितीय प्रवीणता, राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे भाषा शैली जो है वो निम्न स्तर की है, बस गणितीय प्रवीणता उच्च स्तर की है। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए बात करते हैं। तो याद रखिए ये क्वेश्चन सारे सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अपडेटिंग आने वाले संभावित क्वेश्चन है। इस तरीके से गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पाठ्य अभ्यास समय का मतलब हो गया अभ्यास की वो आनंद व मस्ती प्रदान करना। इसलिए नहीं रखा गया खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का कि पाठ्यपुस्तक में जो अभ्यास समय को समावेशित किया जाता है कि आनंद व मस्ती लें, इसका कोई मतलब नहीं। दैनिक जीवन में बदलाव करना, ये भी इसका कोई राइट आंसर नहीं कि दैनिक जीवन को बदलने की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं। बट अब दो चीज़ें बची यहाँ पे, सी और डी। समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम अवसरों। अब देखिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, सी, क्योंकि समय का सदुपयोग उनको दिखेगा कि समय का बेहतर सदुपयोग निश्चित कराना, इसलिए अभ्यास समय रखा जाता है। बट यहाँ पे ऑप्शन सी या डी को पढ़ा जाए, विस्तृत अधिगम मतलब सीखने का अवसर प्रदान करना, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे अभ्यास समय को समावेशित किया जाता है। अभ्यास समय कि कम समय में या समय को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छा सीखने का अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं कि लोग लगाएं कि सी हो सकता है, तो सी नहीं होगा। कई जगह किताबों कॉपी में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में लगाए हों कि समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, बट यहाँ पे रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बात करते हैं कि प्राथमिक अवस्था में गणित में संरचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो प्राथमिक अवस्था में गणित में संरचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है क्या? तो प्राथमिक स्तर में गणित में संरचनात्मक अवस्था में अंतर्निहित क्या हो सकता है? तो यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं प्राथमिक स्तर के गणितीय संरचना की बात। अधिगम में असंगति को, शिक्षण में कमियों को पहचानना, या सामान्य त्रुटियों को पहचानना, या क्रियाकलाप के ज्ञान विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, या विद्यार्थियों ग्रेड श्रेणी और रैंक में स्थिति। अब यहाँ पे बड़ा आपको कन्फ्यूज़न लग रहा हो, करें कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है 54 नंबर का आंसर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सामान्य त्रुटि की बात कर नहीं रहा रचनात्मक में, तो सामान्य त्रुटि की बात हो नहीं रही यहाँ पे, है ना। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या चीज़ें अंतर्निहित होती है प्राथमिक, है ना, प्राथमिक अवस्था में। अब क्रियाकलाप में ज्ञान और विश्लेषण प्रतिभा की ये भी लग रहा, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभा की परीक्षा होती है। फिर से पढ़िए, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में क्या आना है। जब रचना करेंगे तो लग रहा हो क्रिया प्रणाली के अंतर्गत ज्ञान और विश्लेषण प्रतिभा, सही, थोड़ा हद तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लें, विद्यार्थियों ग्रेड और रैंक, ग्रेड और रैंक की बात नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन 2 कैंसिल हो गए यहाँ पे, बी और डी। ऑप्शन ए और डी, ए और सी बचा हुआ, याद रखिएगा। ए और सी में से क्या हो सकता है कि क्रिया प्रणाली के ज्ञान विश्लेषण या अधिगम में असंगति को, शिक्षण में कमियों को पहचानना है, वेरी, इससे भी बेस्ट ऑप्शन ये वाला है, इसलिए कि अधिगम मतलब सीखने में क्या दिक्कतें हो रही। प्राथमिक अवस्था में यही तो देखते हैं बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम क्या हो रही, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा, और शिक्षण मतलब जो शिक्षक पढ़ा रहा उसमें क्या कमियां हैं, बस याद रखिएगा, इतनी बातें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कि प्राथमिक स्तर में जब रचनात्मक मूल्यांकन कराया जाता है अंतर्निहित, कि जब हम इवैल्यूएशन करते, परीक्षाएं कराते हैं बच्चों में, देखते हैं कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है या असंगति हो रही है, उसको हमने
पढ़ाने में क्या कमी है और सीखने में, मैं डिलीवर कर रहा हूँ तो डिलीवर होने में क्या प्रॉब्लम हो रही, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा। तो उसके कॉन्सेप्ट को चेंज करके, पढ़ाने के मेथड को चेंज करके फिर से बताएंगे उसको। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, अधिगम मतलब सीखने में संगति, शिक्षण में कमी पहचान, राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन आपको सीधा सीधा मिल गया, ऑप्शन ए बेहतर ऑप्शन। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन में से पहचानने का प्रयास करते हैं। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन 54 तक हो गया। हम 55 के आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरीके से टोटल मिला के करीब 400 क्वेश्चन करवा देंगे। 350-400 क्वेश्चन में से बाहर कभी सीटेड में क्वेश्चन 2020 में नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन को करेंगे, और इस तरीके से अभी बीच में हम सारे शिक्षण करवाएंगे, जितने टॉपिक सीटेट के हैं सारे। जैसे लॉकडाउन हटेगा, क्योंकि उसमें या हो सकता है इस ऐसे ही स्क्रीन रिकॉर्डर की हो पाएगा तो करवा देंगे, बाकी नहीं तो जैसे लॉकडाउन हटेगा वैसे हम सारे शिक्षण और इसके जितने भी क्वेश्चन है छोटे न्यूमेरिकल्स 15 क्वेश्चन आते हैं उसके सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद देखने के लिए माई अकेडमी लखनऊ चैनल को। थैंक यू।